जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जेएलपी सोनू सर। साथियों, करंट अफेयर की श्रृंखला में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आज हम फिर उपस्थित हुए हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, जगत जननी नामक पत्रों का संग्रह। क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनेता से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, भारत के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी 10 वर्षीय पुत्री के लिए बहुत सारे पत्र लिखे थे जब वो जेल में थे। तो उस समय के पत्रों का संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरीके से जगत जननी नामक पत्रों का संग्रह आपसे पूछा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माता जी के लिए जो पत्र लिखे हैं उन्हें हम जगत जननी के नाम से जानते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहां से सॉल्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो WHO ने कोरोना से संक्रमित मरीजों पर मलेरिया में प्रयुक्त होने वाली दवा को प्रतिबंधित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका ने कोरोना वायरस के दौरान एक महत्वपूर्ण दवा हमसे मंगाई थी, या हम लोगों से जो है उन्होंने मांगी थी। वो दवा कौन सी थी? तो आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रो ऑक्सी क्वानीन, ये इस दवा का नाम था, जिसका नाम था हाइड्रो ऑक्सी क्वानीन। तो देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि मलेरिया उन्मूलन की दवा कौन से वृक्ष से बनाई जाती है या निर्मित की जाती है। तो आप लोगों ने सुना होगा एक वृक्ष है जिसका नाम है सिनकोना, ध्यान रखिएगा। तो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से हाइड्रो ऑक्सी क्वानीन, या हम कह सकते हैं कुनैन, जिसे आप कई भाषा में भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कुनैन कौन से पादप से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन जो है वो हमारी सिनकोना पादप से प्राप्त की जाती है। चलिए, तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन के अगर स्वरूप को देखें तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पिछले लास्ट वीडियो मैंने आपको इसके लिए पढ़ा रखा है, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो WHO ने कोरोना से संक्रमित मरीजों पर मलेरिया में प्रयुक्त होने वाली दवा, कौन सी दवा? तो हो सकता है आपसे कभी दवा पूछ ले, तो हाइड्रो ऑक्सी क्वानीन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन रिलेटेड और कर लीजिएगा। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना से, और सिनकोना के किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से प्राप्त होता है, और ये सदाबहार वृक्ष के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। किसकी बात करते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस। देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाएगा? तो 20 जून को। कब मनाया जाएगा? 20 जून को। क्या कारण था कि इस क्वेश्चन को मैंने उठा के रखा? देखिए, इस समय 2 कंडीशनें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको याद रखना है शरणार्थी, और एक आपको याद रखना है प्रवासी। ये 2 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर केवल हमें समझने की जरूरत है। दोनों के बीच का अंतर समझने की जरूरत है। क्या शरणार्थी होता है और क्या प्रवासी होता है? तो देखिए, अगर हम शरणार्थी की बात करें तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक नाम आया था मधेसी, फिर दूसरा रोहिंग्यास, है ना। इस प्रकार के तमाम नाम आपने सुन रखे थे। तो देखिए, रोहिंग्यास मामले में आप लोगों ने यह भी सुना था कि कई ऐसे जो नेशन थे वो कह रहे थे कि नहीं, रोहिंग्याओं को जो है एंट्री कराई जाए, अन्य देशों में वो पहुंच सके। तो यहाँ पर एक शरणार्थी की भारी समस्या से भारत ऑलरेडी जूझ रहा है। चाहे वो 1971 का वाक़ा हो जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, तो उस समय भी बहुत सारा माइग्रेशन हमारे पूर्वी राज्यों में हुआ। तो इस तरीके से, या हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार, अन्य जो भी हमारे देश हैं, नेपाल है, म्यांमार है, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे कहीं ना कहीं माइग्रेशन होता ही रहता है। तो ये आपको याद रखना है, शरणार्थी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट बन के आया, शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। अब शरणार्थी किसे कहा जाए और प्रवासी किसे कहा जाए, यह भी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, किसी देश में उत्पीड़न, किसी देश में उत्पीड़न, अब उत्पीड़न का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान, अभी आप लोगों ने CAA के विषय में पढ़ा था, और इस CAA को लेकर के केरल राज्य ने
याचिका भी दायर की थी और वो दायर की थी अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो ये अनुच्छेद 131 के तहत ये अधिकार देने का जो हम कह सकते हैं निर्णय देने का जो अधिकार है किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए उत्पीड़न। उत्पीड़न शब्द का तात्पर्य होता है शोषित, किसी न किसी माध्यम से शोषित होना, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। उत्पीड़न होता क्या है, किसी अन्य देश में बहुसंख्यक के द्वारा किसी अल्पसंख्यक का शोषण होना ही उत्पीड़न कहलाता है। तो बहुत सारे अभी हमारे यहाँ देखो हुआ क्या, हिंदू कम्युनिटी को लेकर पाकिस्तान सदैव संवेदनशील रहा है। वो हमेशा हिंदुओं पर किसी न किसी प्रकार से अत्याचार करते हैं। तो पाकिस्तान से किसी न किसी माध्यम से भारत में ये कम्युनिटी बढ़ती जा रही है या शरणार्थी के रूप में वो प्रवेश करते हैं। तो हम कह सकते हैं शरणार्थी का उत्पीड़न होता है जबकि प्रवासी का उत्पीड़न नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। रेयर केस की मैं आपको बात बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक तर्क और आपको देना होगा। यहाँ एक विवाद का कारण आया सीए में कि आपने जो श्रीलंका के तमिल हैं वहां के लोगों के लिए आपने प्रावधान क्यों नहीं बनाया। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जिसका जवाब केंद्र सरकार ने भी नहीं दिया था। तो देखिए ये एक छोटा सा पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रवासी और शरणार्थी। जब शरणार्थी पूछा जाए तो किसी देश में उत्पीड़न अथवा उत्पीड़ित होने के भय से पलायन करने वाले मजदूर, आमतौर पर हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक पॉइंट और होता है प्रवासी का। तो प्रवासी किसी देश में रोजगार, परिवार, शिक्षा आदि के कारण पलायन करते हैं किंतु इसमें उत्पीड़न शामिल नहीं होता है। तो ये प्रवासी हो गया और ये शरणार्थी हो गया। अब देखिए हमने कहा इनके दर्द को कौन जानेगा भाई, इनके दर्द को कौन जानेगा। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी जो आयुक्त तो संस्थान के रूप में हम उसको देखेंगे के माध्यम से ये कहा गया कि आपके साथ कैसा हो रहा है इसको फील करने के लिए उन्होंने स्टेप विथ रिफ्यूजीज, ध्यान रखिए, स्टेप विथ रिफ्यूजी, यानी एक वर्ष में जो भी व्यक्ति इस अभियान में सम्मिलित होगा एक वर्ष में उसे 2 बिलियन किलोमीटर तय करना होगा। पैदल हो सकता है, साइकिल से हो सकता है, दौड़कर हो सकता है। तो ये देखिए अब इसको फील करना है कि आपके शरणार्थियों के साथ होता क्या है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया, 20 जून को। मैंने आपको बताया हालांकि ये आपके लिए जरूरत नहीं है लेकिन एक बार समझने में क्या जाता है शरणार्थी में और प्रवासी में क्या अंतर है। तो आमतौर पर यहाँ उत्पीड़न होता है, किसी दूसरे देश में माइग्रेशन इनका होता है। प्रवासी होते क्या है, एक देश से एक देश भी हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य भी हो सकता है। जैसे वर्तमान में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रवासन आयोग गठित करने की बात की है किसने, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रवासन आयोग गठित करने की घोषणा करने वाला राज्य कौन है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अब देखिए उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कोविड-19 के दौरान हुए बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो लगातार मीडिया में आती रही मजदूरों को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रवासन माइग्रेशन कमीशन गठित करने की बात की है। इस कमीशन का काम होगा सामाजिक आर्थिक जो भी सहायता या लोक स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सहायता श्रमिकों को उपलब्ध कराई जाए, इसमें किया गया जाएगा। एक चीज हमें और आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है पॉइंट बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि माइग्रेशन कोई भी राज्य कामगारों को यदि रोजगार के लिए आमंत्रित करता है तो उसे यूपी सरकार से, अगर ये गठित हो गया तो उसे यूपी सरकार से इसकी परमिशन लेनी होगी। अब जब सरकार अपने यहाँ के किसी नागरिक को किसी दूसरे राज्य में भेजेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की जो शर्तें हैं उनको भी लागू करवाने का प्रयास करेगा। तो माइग्रेशन आयोग एक तरीके से हम कह सकते हैं श्रम बल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बड़ा अच्छा कदम उत्तर प्रदेश सरकार का। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। देखिए आयुष कवच एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको किसने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यहाँ से एक पॉइंट आपका और कवर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च करना अनिवार्य कर रखा है या हम कह सकते हैं इंस्टॉल करना अनिवार्य किया है। तो वो किया है किसने, उत्तर प्रदेश सरकार ने।
तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट थे। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। तो देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है, बाबर आजम को नया कप्तान बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो लगातार वीडियो में मध्य प्रदेश किसी न किसी योजना के कारण, चाहे वो जीवन अमृत हो या कोई भी योजना हो, उसके कारण लगातार ये चर्चा में रहा है। तो इस बार कर्मवीर पदक के लिए चर्चा में आया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 में जितने भी संलग्न व्यक्ति हैं उनके लिए एक पदक जारी किया है और उस पदक का नाम है कर्मवीर पदक। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मवीर पदक का उल्लेख किया, यह किससे संबंधित है, ध्यान रखिए कोविड-19 पैंडेमिक से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया है, हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए टाइलर पुरस्कार दिया गया। अब ये टाइलर पुरस्कार दिया किसको गया, तो ध्यान रखिए ये टाइलर पुरस्कार दिया गया है पवन सुखदेव को। किसको दिया गया है, पवन सुखदेव को, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि टाइलर की स्थापना कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। अब देखिए टाइलर पुरस्कार कार्यकारी समिति यानी यूनिवर्सिटी ऑफ जो हमारा साउदर्न कैलिफोर्निया है उसके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा पवन सुखदेव। ठीक है, इनको हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, ये अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की बात हो रही है और इसमें इंडिया के रैंक की बात हो रही है। तो देखिए इसमें भारत का 40वां स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। इस तरीके के जो भी आपको रैंकेज मिल रहे हैं, जो भी इंडेक्सेस जारी हो रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अगर हम एक सब उठा लें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होता क्या है, ये बौद्धिक संपदाएं होती क्या है। तो देखिए बौद्धिक संपदाएं होती हैं आपके मन में उठने वाले विचार के द्वारा किसी न किसी चीज की क्या कर देना, रचना कर देना। याद रखना, यहीं से आपको एक पॉइंट और मिल जाएगा जिसे आप बोलेंगे कॉपीराइट। तो कई बार बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि किसी सीडी को लेने जाते हैं या कोई बुक लेने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है इट इज कॉपीराइट, ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब ये कॉपीराइट है क्या और ये किसे प्रदान है। मान लीजिए मैं आपको ये एक पीडीएफ अवेलेबल करा दूं और ठीक इसी तरीके का बिल्कुल यही मैटर उठा करके कोई दूसरा शख्स उसे मार्केट में बेचना शुरू कर दे, तो मैं कॉपीराइट एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई कर सकता हूं। लेकिन कॉपीराइट तभी आपको होगा जब आप उसमें पंजीकरण कराएंगे। तो हम बात पहले कर लेते हैं कि बौद्धिक संपदा है क्या। तो बौद्धिक संपदा के लिए मैंने आपको बताया किसी भी शोध या किसी भी खोज या साहित्यिक रचना इत्यादि पर जो आपका हक होता है, ध्यान रखिएगा, वो क्या होता है, वो कॉपीराइट होता है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो कितने साल तक, तो 60 ईयर्स तक इसका लॉन्ग टर्म होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आपको याद रख लेना है, कॉपीराइट एक्ट कब आया, 1957 में ये पूर्णतया हमारे पास अवेलेबल हुआ। हालांकि ऐसा नहीं औपनिवेशिक काल में कॉपीराइट एक्ट था। चलिए, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि ये कौन से संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो एक यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, ग्लोबल इनोवेशन, जिसके माध्यम से इसे क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन के द्वारा इसे क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका ये कौन सा संस्करण था। तो इसका ये 8वां संस्करण था। कौन सा, 8वां संस्करण। और जो इसका टाइटल था वो था आर्ट ऑफ पॉसिबल। ठीक है, टाइटल जो था वो था आर्ट ऑफ पॉसिबल। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया था, तो इसमें कुल 53 देशों को सम्मिलित किया गया था। प्रथम देश में आपका कौन सा आने वाला है, अमेरिका आने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आज हमारे इंपॉर्टेंट जो करंट के क्वेश्चन थे उन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। जगत जननी तो किससे रिलेटेड है, नरेंद्र मोदी से। WHO ने मलेरिया में प्रयुक्त होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का क्या कर दिया, प्रयोग वर्जित कर दिया है। स्टेप विद रिफ्यूजीज किसके लिए है, तो शरणार्थियों के लिए है। शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को मनाया जाता है। प्रवासन आयोग गठित करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। आयुष कवच मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नया कप्तान बाबर आजम। कर्मवीर पदक मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। हरित अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, टाइलर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा क्रम है, 40वां। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। थैंक यू।